हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की पाठ्य योजना। काफ़ी बच्चों को यहाँ पे इकोनॉमिक्स की पाठ्य योजना चाहिए थी, तो ऑलरेडी 20-25 पाठ्य योजनाएं आप लोगों को इकोनॉमिक्स की मिल जाएगी रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर। लेकिन यहाँ पर एक और पाठ्य योजना मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। काफ़ी बच्चे यहाँ पे सिर्फ 2 सेकंड का समय जाता है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की हेल्प के लिए लगातार 3 सालों से मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आती पाठ्य योजना बनाने में, सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाने में। या फिर आप लोग बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, कोई भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से लाभ जरूर मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच पहले पेज पे इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। पाठ्य योजना संख्या पूरा ये लिखने की जरूरत नहीं होती, पाठ्य योजना सिर्फ लिखिए और उसके सामने नंबरिंग कर दीजिए। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाते हैं। जिस विद्यालय से आप बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उसका नाम नहीं लिखना होता है। ट्रेनिंग के लिए आपको दूसरे कॉलेज में भेजा जाता है, उस कॉलेज का नाम लिखना होता है। नेक्स्ट आपको अपना नाम लिखना है। छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिख लीजिए, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से कॉलम बना के दिनांक लिखना है, डेट लिखनी है। कक्षा है 9वीं, वर्ग है अ, विषय है अर्थशास्त्र का, कालांश है प्रथम। कालांश का मतलब है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। जिस भी पीरियड में आप जाएंगे उसको यहाँ पे, जैसे फर्स्ट पीरियड में गए तो फर्स्ट लिखा है, सेकंड में गए तो सेकंड लिख दीजिए, थर्ड में गए तो थर्ड लिख दीजिएगा। अपने अनुसार जो भी जिस भी पीरियड में आप जाएंगे उसको यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अवधि है यहाँ पे 40 मिनट का। कालांश को ही काफ़ी जगहों पे चक्र कहते हैं, तो आपके कॉलेज में चक्र लिखवाते हैं या कालांश लिखवाते हैं, या आप अपने अनुसार इसको समझ सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे हमारा जो आज का प्रकरण है वो है भारत की कार्यशील जनसंख्या। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है अब सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा गया है सामान्य उद्देश्य के सामने। इसके सामने देखिए पहले बात तो कुछ नहीं लिखना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको एक काम करना है, यहाँ पे देखिए पूर्ववत लिख देना है। पूर्ववत। पूर्ववत लिखने का मतलब ये है कि इसके पहले आप इकोनॉमिक्स की कोई भी लेसन प्लान बना चुके हैं तो वहाँ पे सामान्य उद्देश्य आपने लिखा है, वो सारी चीज़ें पूर्ववत लिखते ही यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि आपका विषय चेंज नहीं हुआ है। वहाँ पे जो अर्थशास्त्र था वही अर्थशास्त्र यहाँ पे भी है, तो वहाँ पे जो वो सब्जेक्ट पढ़ाने का उद्देश्य था वही दूसरे में भी है। तो यहाँ पे जब तक विषय नहीं चेंज होगा तब तक आपका सामान्य उद्देश्य चेंज नहीं होता है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर कॉलेज वाले लिखने के लिए कहते हैं तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा अर्थशास्त्र विषय की और भी पाठ्य योजना की, वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। लेकिन बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, समय बचाना होता है, काफ़ी लेसन प्लान बनाने होते हैं, तो पूर्ववत लिख दीजिए। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, अगली हेडिंग देखिए यहाँ पे। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब है आपका जो टॉपिक है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, भारत की कार्यशील जनसंख्या। इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं इसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया छात्र भारत की कार्यशील जनसंख्या के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र भारत की कार्यशील जनसंख्या का स्मरण कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया छात्र भारत की कार्यशील जनसंख्या को समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र भारत की कार्यशील जनसंख्या में क्षेत्र के बारे में जान सकेंगे। तीसरा हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र भारत के कार्यशील जनसंख्या को अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सहायक सामग्री, यानी कि जिन सामग्रियों की आप सहायता लेंगे शिक्षण कार्य के दौरान। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया भारत की विभिन्न वर्षों में जनसंख्या को दर्शाता हुआ चार्ट। एक चार्ट बना लीजिएगा, उसमें जैसे 2-4 साल, 6 साल, 10 साल के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि हुई उसको लिख सकते हैं आप। उसके बाद अगला हेडिंग है यहाँ पे पूर्व ज्ञान। छात्रों को भारत की जनसंख्या की स्थिति के विषय में सामान्य जानकारी। अब यहाँ पे सहायक सामग्री में आप जो लिखते हैं ना, चार्ट, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है पाठ प्रस्तावना। इसको प्रस्तावना प्रश्न भी कह सकते हैं, पाठ प्रस्तावना प्रश्न भी कह सकते हैं, सिर्फ पाठ प्रस्तावना भी कह सकते हैं। इसको 3 कॉलम में डिवाइड करना है, क्रमांक, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, उस आंसर से दूसरा प्रश्न बनाएंगे। इस तरीके से आपको क्रमबद्धता ध्यान रखनी होती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान रखनी होती है वो प्रश्नों का जो लेवल होना चाहिए, स्तर होना चाहिए, वो बहुत सरल होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए।
तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे चीन की। अब वैसे भारत की होगी, अभी जैसे ही आपका जनसंख्या का डाटा आएगा देखेंगे आप, भारत सबसे ऊपर आ गया है। दूसरा प्रश्न बनेगा फिर, जनसंख्या की दृष्टि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बच्चे बोलेंगे दूसरा। अब वैसे पहला बोल देते। तीसरा प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की स्थिति कैसी है? बच्चे बोलेंगे विस्फोटक है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस तरीके से अलग अलग आंसर मिलेंगे। अपना चौथा प्रश्न वहाँ से उठा लीजिए। भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है? बच्चे यहाँ पे नहीं बता पाएंगे कि कितने प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है, कितने लोग कार्य करते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई बच्चा बता ले तो उसके बाद अगला प्रश्न पाँचवा बना सकते हैं कि भारत के 30% या 40% जो भी जनसंख्या कार्यशील है उसके बारे में विस्तारपूर्वक बताइए। वहाँ पे बच्चे रुक जाएंगे। ठीक है, तो उद्देश्य कथन तुरंत बोलना होता है, जैसे समस्यात्मक प्रश्न होता है, यानी कि अपना टॉपिक बच्चों को बताना होता है कि कौन सा टॉपिक उनको पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया, बच्चे आज हम भारत की कार्यशील जनसंख्या के विषय में अध्ययन करेंगे। अब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, या फिर सिर्फ प्रस्तुतिकरण भी आप लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है, क्रम संख्या या फिर क्रमांक, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। पहला यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछिए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या, बच्चे बोलेंगे चीन देश की। दूसरा प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की स्थिति कैसी है? बच्चे बोलेंगे विस्फोटक। तीसरा प्रश्न, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे आप पहला शिक्षण बिंदु है भारत की जनसंख्या। स्पष्टीकरण, भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है, जबकि यहाँ विश्व की लगभग 16.87% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, वह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। भारत में सर्वप्रथम 1872 में जनगणना की गई थी, लेकिन इसमें बहुत त्रुटियाँ थी। 1887 में की जनगणना को प्रथम जनगणना जाना जाता है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे जो आपने पढ़ाया ना उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। भारत में विश्व का लगभग 16.87% जनसंख्या निवास करती है। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ देख के आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम आगे। भारत में नवीनतम जनगणना 2011 में आयोजित किया गया था। और इसके बाद फिर से विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम जनगणना, यहाँ पे ये विकासात्मक प्रश्न इसको नहीं कहते हैं, इसको बोध प्रश्न कहते हैं, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, बोध प्रश्न। ठीक है, बोध प्रश्न लिखते हैं इसको, हेडिंग को, जब पढ़ाने के बाद कुछ प्रश्न पूछते हैं। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? बच्चे बोलेंगे 1881 में। दूसरा प्रश्न है, भारत में वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? बच्चे बोलेंगे लगभग 2 अरब। ये गलत है, देखिए यहाँ पे 1.4 कर लीजिएगा, 2 अरब कहाँ हो गई है, ये बच्चा गलत लिखा है जिसने पीडीएफ भेजी है। भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक है। कार्यशील जनसंख्या दूसरा शिक्षण बिंदु है। स्पष्टीकरण है, कार्यशील जनसंख्या से आशय उन व्यक्तियों से है जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं और अपनी आर्थिक गतिविधियों द्वारा देश के उत्पादन में सहयोग देते हैं। भारत की कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत लगभग केवल 39% है, जिससे शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की कार्यशील जनसंख्या का सबसे अधिक। यहाँ पे देखिए, फिर नीचे पढ़ाता हूँ मैं, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भारत की कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 39% है। कृषि क्षेत्र में 58.2% लोग कार्य करते हैं। कार्यशील जनसंख्या में सम्मिलित क्षेत्रों में श्रमिकों का वितरण अग्रलिखित प्रकार से दिया जाता है। किसान, कृषि श्रमिक, पशुपालन, वन उद्योग, मत्स्य पालन एवं संबंधित क्रियाओं के श्रमिकों, खनन में श्रमिक, पारिवारिक उद्योगों में शामिल श्रमिक, कारखाने एवं अन्य गैर पारिवारिक उद्योगों में कार्यरत मजदूर। ये सारी चीज़ें आप श्यामपट्ट पे भी लिख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखनी होती है, उसको देख के लिख लीजिएगा। विकासात्मक प्रश्न है यहाँ पे, फिर से देखेंगे, इसको बोध प्रश्न कर लीजिएगा। कार्यशील जनसंख्या को कौन कौन से भागों में बांटा गया? बच्चे बोलेंगे ग्रामीण और शहरी। दूसरा प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र के किसी एक श्रमिक वर्ग का नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे किसान। अब यहाँ पे आपका शिक्षण बिंदु यहाँ पे खत्म होता है, प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे निरीक्षण कार्य आता है। निरीक्षण कार्य में देखिए, आपने जब जो श्यामपट्ट कार्य दिया है बच्चों को, वो बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जब आप पढ़ा रहे हैं तब तो नहीं नोट करने के लिए बोलेंगे, आप जब पढ़ा चुकेंगे तो उस कहेंगे कि आप श्यामपट्ट कार्य उतार लीजिए। यही यहाँ पे देखिए लिखा गया है, छात्राध्यापक द्वारा श्यामपट्ट सारांश लिखने के बाद कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया जाएगा कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पास जाके उसकी प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। लिखने में उसको कोई दिक्कत आ रही है, आपने जो पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत आ रही है, अगर कोई ऐसी दिक्कत है जो काफ़ी बच्चों को आ रही है तो उसको आप श्यामपट्ट पे दूर कर दीजिए, जिससे कम समय में सभी बच्चों की समस्या दूर हो जाए। श्यामपट्ट सारांश है, देखिए ये सारी चीज़ें श्यामपट्ट पे लिख सकते हैं आप। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि में यहाँ पे देखिए गलत लिखा गया है, 7वां स्थान है। दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से, प्रथम जनसंख्या भारत में 1800
84 में किया गया था जनगणना। भारत की कार्यशील जनसंख्या 39% है। कृषि क्षेत्र में लोग कार्य करते हैं 58.2%। ग्रामीण किसान, पशुपालन, कृषि श्रमिक ये आते हैं। शहरी में डॉक्टर, इंजीनियर, परिवहन श्रमिक ये आते हैं। पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब किया गया था? दूसरा प्रश्न है, भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तीसरा प्रश्न है, कार्यशील जनसंख्या से आपका क्या तात्पर्य है? चौथा प्रश्न है, कार्यशील जनसंख्या का सर्वाधिक भाग किस क्षेत्र में निवास करता है? और पांचवा प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र के किसी एक श्रमिक वर्ग का नाम बताओ। लास्ट हेडिंग है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, सभी छात्र कार्यशील जनसंख्या का क्षेत्र याद व लिख कर ले आएंगे। यहाँ पे पर्यवेक्षक अपना सुझाव देगा, जो आपने पढ़ाया है उसमें कुछ कमियाँ होंगी, कुछ सुझाव होगा, पर्यवेक्षक यहाँ पे लिख के आपको बताएगा और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेगा। हस्ताक्षर निरीक्षक जो होगा वो हस्ताक्षर करेगा। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ यहाँ पे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे लाइक बटन है। और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे चाहिए आप लोगों को, किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, तो आप लोग नीचे सब्सक्राइब बटन है, सिर्फ 2 सेकंड जाएगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।